प्राणियों में पोषण। पोषण भोजन को हम खाते हैं क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के लिए। क्योंकि हम कोई काम करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो पोषण में देखो, पोषण न्यूट्रिशन, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, ये सभी घटनाएं इसमें आ जाती हैं पोषण में। अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को अंदर लेना। अब भोजन को अंदर लेने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम भोजन को खाते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भोजन को चूसते हैं। जैसे जूं देखे होंगे, सर में बालों में जो जूं होते हैं वो अंदर चूसते हैं। वो केकड़ा भोजन को पकड़ता है फिर अंदर जैसे कुछ ऐसे बाइट करते हैं, काटते हैं, काट कर अंदर भोजन। ऐसे ही एक जीव है तारा मछली, स्टारफिश। ये क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, आपने सीप, शंख ये देखे होंगे, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये समुद्री जीवों में होते हैं जो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में। उन जीवों का कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये उनको खाता है। लेकिन स्टारफिश की क्या क्वालिटी है? ये अपने स्टमक को, आमाशय को बाहर निकाल लेता है। और ये और जो जीव है कैल्शियम कार्बोनेट के समुद्र में, अब इनके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट का तो उनका कवच होता है, उसके अंदर उनके भी हाथ पैर बिल्कुल, उनके भी जो अंग होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो तारा मछली उनके अंगों को, सॉफ्ट भागों को खा लेती है, फिर वापस खाने के बाद अपने आमाशय को अंदर ले लेती है। इसके बारे में ये थोड़ी विशेषता है तारा मछली की, कि कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल वाले जीवों को खाती है, आमाशय को बाहर निकाल कर वापस अंदर ले जाती है। अब हम मनुष्य में देखते हैं। मनुष्य भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, दांतों से काटता है, होठों से पकड़ता है। तो दांतों के बारे में याद रखेंगे। दांत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दूध के, एक होते हैं स्थायी। आप समझेंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने बाद उसके जब दांत निकलते हैं, तो वो जो सबसे पहले आते हैं वो दांत दूध के होते हैं, जो 8 वर्ष, लगभग 8 वर्ष की उम्र तक बच्चे के रहते हैं। फिर जब दूध के दांत टूट जाते हैं तब फिर दोबारा दांत आते हैं जो स्थायी आते हैं। वो बुढ़ापे तक चलते हैं, आजीवन परमानेंट होते हैं। फिर उसके बाद वो बुढ़ापे में गिर जाते हैं जब आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो जो दूध के दांत टूटने के बाद आते हैं उन्हें स्थायी दांत कहते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। 8 होते हैं ये 4 होते हैं, ये 8 होते हैं, ये 12 होते हैं। तो सबसे आगे के जो मेन दांत है, जो इनका काम है भोजन को काटना। अगले वाले आते हैं फिर रदनक, इनका काम है चीरना, फाड़ना। इनके बारे में विशेष बात याद रखनी है। मांसाहारी जैसे कुत्ता, शेर, तो साइड के लंबे लंबे दांत निकले रहते हैं, उनका नाम होता है रदनक, जो मांसाहारियों में ज्यादा विकसित। उसके बाद दाढ़ आती है, तो आगे वाली दाढ़, ये दोनों का काम है चबाने का। यानी अग्रचर्वणक और चर्वणक ये चबाने का काम करते हैं। तो 4 तरह के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। कृंतक 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ये 2 ऊपर 2 नीचे, ये 4 ऊपर 4 नीचे, ये 6 ऊपर 6 नीचे। इस तरह से हमारे मुंह में टोटल स्थायी दांत आने के बाद वयस्क में 32 दांत होते हैं। ठीक है। जब हम भोजन को मुंह से अंदर लेते हैं तो हम एक यहाँ प्रक्रिया पढ़ेंगे, पाचन। पाचन क्या होता है पहले समझेंगे, पाचन क्यों जरूरी है।
जब हम भोजन को खाते हैं तो उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब ये सब दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जटिल, जटिल का मतलब बड़े। एक होते हैं सरल, सरल मतलब छोटे। अब ये हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को जब छोटे होते हैं उनको काम में लेता है, और जब हम खाते हैं तो वो होते हैं बड़े। तो बड़े किसी काम के नहीं होते हैं। तो इन बड़े कणों को जो तोड़ने का काम है, जो शरीर के अंदर होता है, इसे ही हम पाचन कहते हैं। तो भोजन के बड़े कण, चाहे कार्बोहाइड्रेट के हों, चाहे प्रोटीन के हो, चाहे वसा, तो भोजन के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अब इसे धीरे धीरे समझते हैं, हमारे शरीर में भोजन कहाँ से कैसे जाता है। हमारे दांतों से भोजन जब काटने के बाद यहाँ जाता है मुख में, तो यहाँ होती है लार। लार में एक होता है एमाइलेस। ये एक रसायन है, केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है, जो भोजन में पाए जाने वाले, ये खाली कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण है स्टार्च। अब इस स्टार्च को ये पचा देता है माल्टोज। माल्टोज छोटा है और सबसे छोटा होता है ग्लूकोज। तो पहले इसमें से इसमें तोड़ेगा, फिर इसमें से इसमें टूटेगा, तब हमारा शरीर इस ग्लूकोज को काम में लेता है। तो हमारे मुंह में लार होती है, लार में ये वाला पदार्थ होता है जो भोजन को, भोजन में जो स्टार्च है, स्टार्च को ही मंड कहते हैं, इस मंड को पचा देता है माल्टोज में। लार को लाला रस भी कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो भोजन है मुख में प्रवेश करता है, मुंह से थोड़ा आगे जाते हैं, उसका नाम है ग्रसनी, यहाँ पहुंच जाता है। फिर एक और ये नली है जिसका नाम है ग्रसिका। ग्रसिका से आगे चलता हुआ ये वाला भाग है, ये लाल आमाशय, इसे कहते हैं आमाशय। फिर इससे थोड़ा आगे ये छोटी आंत, छोटी आंत जो ऐसे घूम रही है, ये सब छोटी। छोटी आंत थोड़ी सकरी होती है। छोटी आंत को छोटी कहते हैं क्योंकि सकरी होती है, लंबी ज्यादा होती है, लेकिन इसका नाम चौड़ाई के हिसाब से, तो इसकी चौड़ाई कम होती है, बड़ी आंत की चौड़ाई ज्यादा होती है। व्यास, व्यास मतलब चौड़ाई, जिसकी चौड़ाई ज्यादा वो बड़ी आंत, जिसकी चौड़ाई कम वो छोटी आंत। लंबाई छोटी आंत की ज्यादा है लेकिन चौड़ाई बड़ी की ज्यादा है, इसीलिए चौड़ाई के हिसाब से इसका नाम पड़ा है। फिर यहाँ भोजन आया मुख, मुख से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रसिका में, ग्रसिका से आमाशय, आमाशय से ऐसे घूम गया, तो आमाशय के बाद ये छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। छोटी आंत अंदर घूम के ऐसे नदी जैसे पड़ी रहती है। छोटी आंत से भोजन आता है इस चौड़ी वाली में। अब चौड़ी वाली में यहाँ जिसका नाम है बड़ी आंत, इसमें भोजन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। फिर रेक्टम, इस मलाशय में, मलाशय यहाँ इसमें पाचन होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत में पाचन अवशोषण के बाद मलाशय में एकत्रित। फिर ये पेशी संकुचन द्वारा मल त्याग की प्रक्रिया द्वारा इसे मल द्वार के माध्यम से बाहर त्याग दिया जाता है। तो पाचन को एक बार धीरे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने पाचन पढ़ा मुख में। तो मुख में क्या होता है, कि ये एमाइलेज लार द्वारा पाचन होता है, मंड को माल्टोज में तोड़ दिया जाता है, बस। फिर लार के बाद जो बोलस बन जाता है, जब भोजन में लार मिल जाती है तो उसे बोलस कहते हैं। तो बोलस यहाँ से लुढ़कता हुआ जाता है इस नदी में, ग्रसिका में। इसमें कोई काम नहीं होता है, ये केवल रास्ता है यहाँ तक, आमाशय तक पहुंचने। आमाशय, आमाशय, अब हम पढ़ेंगे आमाशय में पाचन। आमाशय स्टमक, इसमें बेटा HCl होता है, अम्ल है ये, एसिड या तेजाब। इसमें छोटे मोटे जीवाणु होंगे, सारे मर जाएंगे क्योंकि ये एक तरीके का तेजाब है, एसिड है आमाशय में। इसमें से श्लेष्म भी निकलता है। श्लेष्म छोटे बच्चों में एक नया, सॉरी, छोटे बच्चों में एक पदार्थ पाया जाता है, रेनिन। ये क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है, एक तरीके से लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में। तो छोटे बच्चे जब उल्टी करते हैं ना, तो दही जैसा पदार्थ वो इसी के कारण होता है। जबकि बड़े में पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। अब आमाशय
में भोजन थोड़ा बहुत पच जाता है, उसके बाद जाता है छोटी आंत में। तो भोजन पहले मुख में पचता है, फिर आमाशय में, फिर पचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में सर्वाधिक, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है, क्योंकि ये छोटी आंत है यहाँ से ऐसे। अब हमारे शरीर में पाचन करने वाली ग्रंथि होती हैं जो पाचन का काम करती हैं। तो एक होता है लीवर। तो लीवर के अंदर एक चीज और है, पित्ताशय, जिसे गाल ब्लैडर बोलते हैं। ये इससे पित्त रस निकलता है, पित्ताशय से पित्त रस, जो छोटी आंत में जो भोजन है उसमें जाता है। वसी अम्ल और वसा का पाचन करता है ये, पित्त रस वसा का पाचन। इधर अग्नाशय, एक दूसरा अग्न्याशय, पेंक्रिया, ये 3 एंजाइम देता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। अग्नाशय इधर की तरफ है ये, इसमें से 3 चीजें निकलती हैं। ये प्रोटीन को पचाता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज वसा को। तो छोटी आंत में एक तो ये लीवर है, इसके अंदर ये पित्ताशय, ये भी पचाने का पदार्थ भेज रहा है, पित्तरस डाल रहा है, पित्तरस वसा का पाचन करता है। इधर से अग्न्याशय भी है, जिसमें से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज निकल रहे हैं। ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तीनों को पचा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पाचन यही हो रहा है। पाचन का मतलब वही मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब बड़े होते हैं, इनको छोटे में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। फिर छोटी आंत में, छोटी आंत ऐसी होती है, अब ये पच गया तो छोटी आंत में ये रसांकुर होते हैं। रसांकुर ये क्या करते हैं कि अब जो भोजन था उसमें जो छोटी छोटी चीजें पच गई उनको खींच लेते हैं ये, भोजन में से काम की चीजों को। तो भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो आगे, भोजन में जो काम की चीजें पच गई उनको ये नली अपने अंदर खींच लेती है, और जो अपशिष्ट है उसको आगे जाने देती है। तो वहां भोजन का अवशोषण का काम होता है। भोजन अब जब ये खींच लेती है तो ये ब्लड में भेज देती है काम की चीजों को। ब्लड में जब चला जाता है भोजन से चीजें, तो फिर वो चीजें हमारे शरीर में मसल्स बनाती हैं, ब्लड बनाती हैं। तो इसे स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन। भोजन में जो भी चीजें हैं उनको छोटी आंत की जो नली है अवशोषित कर लेती है। रसांकुर है, छोटी आंत की जो सतह उस पर उंगली जैसी निकली रहती है। अब ये क्या करती हैं, क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। जैसे एक तो सादा, इसका तो इतना ही एरिया, लेकिन इसमें अगर उंगलियां और लगा दें तो ये जगह ज्यादा कवर हो गई ना यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह छोटी आंत में रसांकुर होते हैं जो भोजन का अवशोषण करके रुधिर वाहिनियों में, यानी रक्त की जो ब्लड की नसें हैं उनमें पहुंचा देते हैं। तो वहां से ये ब्लड द्वारा काम में ले लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। छोटी आंत में लगभग पूरा पाचन हो जाता है। उसके बाद छोटी आंत से भोजन निकल कर जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में जो जल है भोजन के अंदर और मिनरल है, खनिज, तो ये जो कुछ बच जाते हैं उनका अवशोषण बड़ी आंत में, बड़ी आंत खींच लेती है। फिर जो और वेस्ट बचता है भोजन का अपशिष्ट पदार्थ वो और आगे चला जाता है या मलाशय में एकत्रित हो जाता है। तो जो मलाशय में एकत्रित हो जाता है तो मल त्याग की क्रिया द्वारा हम उसे आसानी से त्याग देते हैं। अब घास, घास की बात करें, घास खाने वाले जंतुओं की बात करते हैं, तो घास में एक पदार्थ होता है सेल्यूलोज। तो जंतु एक होते हैं रूमिनेंट्स, हिरण। रूमिनेंट्स में आपने हिरण, गाय भैंस जिनको देखा होगा। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, जो जुगाली करते हैं। जुगाली क्या होते हैं, जुगाली करना क्या होता है, घास में सेल्यूलोज होता है। ये जंतु क्या करते हैं, हिरण वगैरह, ये घास को खा लेते हैं। अब इनके जो पाचन तंत्र है उसमें एक जगह होती है रूमेन। हमारे में जो आमाशय होता था मनुष्य में, उस आमाशय से पहले एक जगह होती है, ऐसी थैली जैसी होती है, मान के चलो ये इनकी भोजन नली है। अब इसमें रूमेन में ये खा लेते हैं।
लेकिन जब ये खाकर आराम करते हैं तो ये वापस क्या करते हैं, उस रूमेन में से भोजन को मुंह में ले आते हैं। क्योंकि जब ये पहली बार भोजन घास को खाते हैं तो अंदर रख लेते हैं उसमें रूमेन में। तो जब अंदर रूमेन में रख लेते हैं तब ये पूरी तरह से उसको पीसते नहीं है, दांतों से पूरी तरह नहीं काटते हैं, और काटने के बाद ही अंदर ये पचेगा। तो फिर ये क्या करते हैं, जब बैठे होते हैं तो वापस मुंह में ले लेते हैं रूमिनेंट्स, वापस मुंह में घास को चबा के फिर वापस चला जाता है, फिर ये घास पच जाता है। रूमिनेंट। तो इस रूमेन में ना जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज। रूमेन में बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को पचा देते हैं, सेल्यूलोज। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रूमिनेंट्स नहीं होते हैं, रूमिनेंट्स नहीं होते हैं, जैसे घोड़ा, खरगोश, इनमें रूमेन नहीं पाई जाती है। इनमें छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैली पाई जाती है जिसका नाम है अंधनाल। तो जिस सेल्यूलोज को पचाने वाले जीव, या तो इनमें रूमेन होगी, रूमेन नहीं होगी तो अंधनाल होगी। तो रूमिनेंट्स तो जो होते हैं जो जुगाली करते हैं, जुगाली करना यानी मुंह हिलाते रहते हैं बैठे बैठे, जब आराम करते हैं तो उसे ही जुगाली करना। तो जुगाली करते हैं उन्हें रूमिनेंट्स या रोमंथी, हिंदी में कहते हैं रोमंथी। अब जो रोमंथी नहीं होते हैं जैसे घोड़ा, खरगोश, ये रोमंथी नहीं है, लेकिन घास तो ये भी खाते हैं, तो इनकी ये अंधनाल होती है, इसमें जीवाणु पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज को पचाते हैं। सेल्यूलोज एक और बड़ा जटिल अणु है। तो रूमिनेंट्स में तो रूमेन में पाए जाते हैं जीवाणु, और बिना जो रूमिनेंट्स नहीं है, जुगाली नहीं करते, उनमें एक जगह पाई जाती है अन्ननाल, उसमें पचाते हैं। यानी सेल्यूलोज को पचाने के लिए कुछ जीवों में पाई जाती है रूमेन, रूमेन, रूमेन कौन सी जगह, रूमेन, इसमें पचाते हैं। कुछ में पाई जाती है अन्ननाल। मनुष्य में ना तो ये पाई जाती है ना ये, तो मनुष्य जो सेल्यूलोज है उसको नहीं पचा पाता है। मनुष्य अगर सेल्यूलोज खा लेगा तो वो सीधा मलद्वार में सीधा निकल जाएगा, जैसा खाएगा वैसा ही निकल जाएगा, उसका पाचन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, कभी कभी अतिसार हो जाता है, दस्त। दस्त होने पर जब मनुष्य को दस्त हो जाए तो एक ओआरएस घोल आता है, जीवन रक्षक घोल भी बोलते हैं इसे, जीवन रक्षक घोल, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। तो इसको दस्त होने पे बार बार पानी के साथ पिलाने से दस्त ठीक हो जाते हैं। हैजा, जब हैजा हो जाता है ना, हैजा दस्त, उस कंडीशन। अब एक जीव के बारे में और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है अमीबा, एंट अमीबा स्टोलाइटिका। अमीबा ये क्या है, सबसे पहले एक कोशिकीय जीव। जैसे हमारे शरीर में हाथ है काम करने के लिए, चलने के लिए पैर है, बोलने के लिए मुंह, अमीबा इसके अंदर केवल एक कोशिका होती है, उसी से सारे काम करता है अमीबा, एक कोशिका से ही सारे काम। ये इस तरह का जीव है, इसके ना हाथ, ये इसके होते हैं कूटपाद, कूटपाद स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद, यानी ये लुढ़कता है तो कभी ये उंगली सी ज्यादा बन गई, तो इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, कभी ये ज्यादा होते हैं कभी ये कम हो जाते हैं। तो ये झूठे पैर बोल सकते हैं, यानी रियल नहीं है, झूठे हैं, ये कूट हैं, वास्तविक नहीं है, तो स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अब ये क्या करता है, इसके बीच में, इन पैरों के बीच में ये कोई छोटा, इसका छोटा, इससे भी छोटा कोई जीवाणु है, तो ये उसका भोजन करता है। तो कैसे करता है, इसके अंदर लेगा तो इस पैर को इधर से बढ़ा देगा और इस पैर को इधर से, और इसको बंद कर लेगा और अपने अंदर ले लिया शरीर में, इस जीवाणु को ले लिया। अब इसके अंदर होती है खाद्य धानी, इस खाद्य धानी में इस भोजन को ले जाता है और पचा लेता है, और पचाने के बाद जो वेस्ट बचता है, अपशिष्ट, उसको ऐसे ही पैरों के बीच में से, ये स्यूडोपोडिया के बीच में से अपशिष्ट त्याग देता है अमीबा। तो अमीबा भोजन कैसे करता है, कूट पादों को बढ़ाता है, उनके बीच में भोजन को, अंदर खाद्य धानी, इसमें रसायन भरे रहते हैं, इनकी सहायता से ये पचा लेता है, पचा के इसका भोजन अपना पेट भर लेता है और बाकी अपशिष्ट को बाहर निकाल देता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस।